सोच जरा, तू अपनी जिंदगी में कितनी बार बैठा होगा और कहा होगा, बस अब बहुत हो गया, अब मैं बदलूंगा, अब मैं सुबह जल्दी उठूंगा, जिम जाऊंगा, पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, अपना करियर चमकाऊंगा। उस पल तेरा इरादा सच्चा होता है, तू झूठ नहीं बोल रहा होता खुद से। तेरा दिल सच में चाहता है कि तू बेहतर इंसान बने। लेकिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद क्या होता है? अलार्म बजता है और तू स्नूज दबा देता है। जिम बैग कमरे के कोने में पड़ा धूल खा रहा होता है। किताबें शेल्फ से बाहर ही नहीं आती और तू सोचता है, यार मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मुझसे क्यों नहीं हो पाता? असल सच्चाई यह है कि कमजोरी तेरे इरादों में नहीं, बल्कि उस माहौल में है जिसमें तू जी रहा है। इंसान सिर्फ अपने इरादों से नहीं चलता, बल्कि हालात से भी ढलता है। और यही बात समझाता है फिलिप जिम्बार्डो अपनी किताब द लूसीफर इफेक्ट में। यह किताब तुझसे कहती है कि अच्छा इंसान होना हमेशा तुझे बुराई से बचा नहीं लेता, क्योंकि बुराई बाहर से आकर तेरे दिल पर हमला नहीं करती। वो तेरे आसपास के हालात में छुपी होती है। और जब ये हालात सही दिशा में हों, तो वही इंसान दुनिया बदल सकता है। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं, तो वही इंसान ऐसा काम कर बैठता है जिसे देखकर तू कहेगा, ये तो मैं था ही नहीं। जिम्बार्डो बताते हैं कि इंसान को बदलने वाली सबसे बड़ी ताकत है सिचुएशन, यानी हालात। एक स्पार्क तेरे अंदर की मोटिवेशन है, लेकिन इंजन वो सिस्टम और एनवायरनमेंट है जो तुझे चलाता है। अगर इंजन सही है तो स्पार्क तेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, लेकिन अगर इंजन ही गलत दिशा में है तो स्पार्क चाहे जितना चमके, तू भटक ही जाएगा। तो सवाल ये नहीं है कि तू कितना अच्छा है, सवाल यह है कि तू किन हालातों में है। और इस किताब का कमाल यही है कि यह तुझे सिखाती है हालात को पहचानना, उनसे लड़ना और उन्हें अपने हक में बदलना। भाई, अब सोच, अगर तू आज ये जान ले कि तुझे रोकने वाली असली ताकत तेरी आलस या तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि तेरा माहौल है, तो तेरी जिंदगी का खेल कैसे बदल सकता है। पहला सबक, हालात किसी को भी बदल सकते हैं। सोच, तू अक्सर ये सुनता है कि कुछ लोग बुरे पैदा होते हैं, मानो उनके खून में ही जहर हो। लेकिन जिम्बार्डो कहते हैं कि यह सोच अधूरी और खतरनाक है। हकीकत यह है कि किसी भी इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। कोई भी अच्छा इंसान सही या कहूं गलत हालात में पहुंच जाए, तो वही इंसान ऐसा काम कर सकता है जिसकी कल्पना भी उसने कभी नहीं की होगी। यानी असली ताकत हमारे इरादों से ज्यादा हमारे हालात में छुपी होती है। जैसे एक साफ पानी का गिलास अगर गंदे कुएं में गिर जाए तो वो भी गंदा हो जाएगा। इंसान भी वैसा ही है। चाहे तू कितना भी नेक हो, अगर तुझे एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाए जो बुराई को बढ़ावा देता है, तो धीरे धीरे तेरे भीतर भी वही जहर उतरने लगेगा। जिम्बार्डो इसको कहते हैं द पावर ऑफ सिचुएशंस। मतलब ये हालात ही हैं जो अच्छे इंसानों को गलत काम करने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहते हैं ये बैड एप्पल्स की कहानी नहीं है, बल्कि बैड बैरल्स की कहानी है। यानी बुरे इंसान कम, बुरे हालात ज्यादा होते हैं। अब सोच, बुराई धीरे धीरे कैसे पकड़ बनाती है। जब इंसान को लगे कि कोई उसे पहचान नहीं रहा, यानी उसकी पहचान अनाम हो गई है। जब जिम्मेदारी कई लोगों में बांट दी जाती है और कोई अकेला जवाबदेह नहीं रहता। जब छोटे छोटे गलत काम धीरे धीरे बड़े बनते जाते हैं। जब इंसान दूसरों को इंसान मानना छोड़ देता है और उन्हें बस लेबल या ऑब्जेक्ट की तरह देखने लगता है। और सबसे बड़ा कारण, जब कोई अथॉरिटी कहे ये करो, तो हम अक्सर बिना सवाल किए मान लेते हैं। ये पूरा सफर अचानक नहीं होता, ये एक स्लिपरी स्लोप है। पहले छोटा सा झूठ, फिर छोटा सा नियम तोड़ना, फिर थोड़ा और आगे बढ़ना, और पता ही नहीं चलता कि कब इंसान अपने असली चरित्र से गिर चुका है। लेकिन ध्यान रहे, जिम्बार्डो ये नहीं कहते कि हालात का बहाना बनाकर इंसान अपने गुनाह से बच सकता है। उनका कहना है कि इन हालातों को समझना जरूरी है ताकि हम पहले से पहचान सकें और खुद को बचा सकें। यह समझना ही हमें ताकत देता है कि जब स्लिपरी स्लोप शुरू हो तो हम वहीं रुक जाइए। भाई, अब सोच जरा, अगर तू ये पहचान ले कि तुझे गलत दिशा में खींचने वाली ताकत तेरी कमजोरी नहीं, बल्कि तेरे हालात हैं, तो क्या तू उन हालातों को बदलने की कोशिश नहीं करेगा? यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। दूसरा सबक,
स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट की सच्चाई। सन 1971 अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को बुलाया गया और उनसे कहा गया कि वो एक प्रयोग का हिस्सा बनने वाले हैं। किसी को बनाया गया कैदी, किसी को बनाया गया गार्ड। ये सब बस एक सिमुलेशन था, यानी असली जेल नहीं, बस नाटक जैसा माहौल। लेकिन कुछ ही दिनों में ये नाटक हकीकत में बदल गया। जो लड़के गार्ड बने थे, उन्होंने अपने रोल को इतनी जल्दी अपना लिया कि वो कैदियों पर हुक्म चलाने लगे, सजा देने लगे और धीरे धीरे क्रूर हो गए। वहीं जो कैदी बने थे, वो शुरू में बगावत करते रहे, लेकिन फिर कुछ दिनों में टूट गए। वो चुप, दबे हुए और उदास हो गए। इस एक्सपेरिमेंट से जो सामने आया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। गार्ड्स ने मनमाने नियम बनाए और छोटी छोटी गलतियों पर सजा दी। कैदी धीरे धीरे अपनी आजादी की लड़ाई छोड़कर पूरी तरह सबमिसिव हो गए। दोनों तरफ एक दूसरे को इंसान की बजाय लेबल समझा जाने लगा, कोई गार्ड, कोई प्रिजनर। और सबसे डरावनी बात, सब भूल गए कि ये बस एक खेल था। सब इसे सच मानने लगे। ये एक्सपेरिमेंट इतना खतरनाक साबित हुआ कि इसे बीच में ही रोकना पड़ा। और यहीं से दुनिया ने सीखा कि रोल्स और अथॉरिटी कितनी ताकतवर होती है। जब इंसान को एक रोल मिल जाता है, चाहे वो पुलिस वाला हो या कैदी, वो उस रोल की अपेक्षाओं के हिसाब से व्यवहार करने लगता है, चाहे उसकी असली शख्सियत कुछ भी हो। सोच, ये कितनी बड़ी सीख है। तू चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर तुझे एक ऐसा रोल दे दिया जाए जहां तुझसे सख्ती, क्रूरता या दबाव की उम्मीद की जाती हो, तो धीरे धीरे तू वैसा ही बनने लगेगा। यही कारण है कि जिंदगी में हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम किन रोल्स को अपना रहे हैं। जिम्बार्डो का ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च नहीं था, ये एक आईना था जिसमें इंसानियत ने अपनी सबसे काली शक्ल देखी। और इसने हमें बताया कि अगर हम रोल्स और पावर के नशे को समझ ना पाए, तो अच्छे लोग भी बहुत जल्दी बुराई की तरफ फिसल सकते हैं। भाई, अब सोच, अगर कॉलेज के मासूम लड़के सिर्फ एक नकली जेल में इतने बदल सकते हैं, तो असली जेलों, असली राजनीति और असली ताकत के खेल में क्या क्या हो सकता है। तीसरा सबक, कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस की ताकत। जरा सोच, तू किसी ग्रुप में बैठा है और सब लोग एक ही बात दोहरा रहे हैं। तू जानता है कि वो गलत है, लेकिन जब सबकी आंखें तुझ पर टिक जाती हैं, तेरे अंदर एक बेचैनी उठती है और फिर तू भी वही बोल देता है जो बाकी सब कह रहे हैं, सिर्फ इस डर से कि अलग न दिख जाऊं। यही है कन्फॉर्मिटी। सोशल साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने इस पर मशहूर एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने लोगों को एक लाइन दिखाई और फिर 3 लाइनों से मिलाने को कहा। जवाब साफ था, लेकिन जब ग्रुप के बाकी लोग गलत जवाब देने लगे, तो ज्यादातर लोगों ने भी वही गलत जवाब दे दिया। यानी सच जानने के बावजूद भीड़ के दबाव में इंसान झुक गया। अब आते हैं स्टैनली मिलग्रम के एक्सपेरिमेंट पर। यहां अथॉरिटी की ताकत दिखाई गई। लोगों से कहा गया कि वो दूसरों को बिजली का झटका दें, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक अथॉरिटी फिगर, व्हाइट कोट वाला इंसान, उन्हें आदेश दे रहा था। चौंकाने वाली बात यह थी कि ज्यादातर लोगों ने गंभीर स्तर तक शॉक देना जारी रखा, भले ही सामने वाला दर्द से चीख रहा था। इससे साबित हुआ कि इंसान सिर्फ भीड़ से ही नहीं, बल्कि अथॉरिटी से भी आसानी से प्रभावित हो जाता है। जब डिमांड्स धीरे धीरे बढ़ती हैं, ग्रेजुअल एस्केलेशन। जब जिम्मेदारी किसी और पर डाल दी जाती है, डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब अथॉरिटी लेजिटिमेट लगती है, जैसे डॉक्टर, पुलिस, बॉस। यानी चाहे तू कितना भी स्ट्रांग क्यों ना सोचे खुद को, हालात और दबाव में तू भीड़ या अथॉरिटी के साथ बह सकता है। और यही खतरा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी है, पहचानना। अगर तू पहले से यह जानता है कि कन्फॉर्मिटी और ओबीडियंस तुझे मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो तू खुद को संभाल सकता है, सवाल पूछ सकता है, अथॉरिटी को चुनौती दे सकता है और सच को सच कह सकता है, भले ही सब लोग झूठ बोल रहे हों। भाई, अब जरा दिल पर हाथ रखकर सोच, कितनी बार तूने भीड़ की वजह से चुप्पी साधी है? कितनी बार सिर्फ इसीलिए किसी की हां में हां मिलाई है क्योंकि सामने वाला बड़ा आदमी था? अगर ये पहचान ले कि ये दबाव तेरी सोच पर हावी हो रहा है, तो तू गलत की बजाय सही रास्ता चुन पाएगा। चौथा सबक, जब इंसानियत का चेहरा गायब हो जाता है, डी इंडिविजुएशन और डी ह्यूमनाइजेशन। भाई सोच जरा,
भीड़ में तू खुद को कितना अलग महसूस करता है। अकेला हो तो तेरे अंदर एक आवाज गूंजती है, ये मत कर, ये गलत है। लेकिन जैसे ही तू भीड़ में होता है, वो आवाज धीमी पड़ जाती है। भीड़ तेरी पहचान को निगल लेती है। यही है डी इंडिविजुएशन, जब इंसान अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी खो देता है और बस भीड़ का हिस्सा बनकर सोचता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक है डीह्यूमनाइजेशन, जब इंसान दूसरों को इंसान समझना छोड़ देता है, उन्हें नाम से नहीं किसी लेबल से बुलाने लगता है। कैदी, दुश्मन, गद्दार, कमीना, ऐसे शब्द जो सामने वाले को इंसान से कम बना देते हैं। और जब तेरे दिमाग में कोई इंसान नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट बचता है, तो उसे चोट पहुंचाना आसान हो जाता है। यही कारण है कि युद्ध में, दंगों में या मॉब लिंचिंग में लोग ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं जो अकेले में करने की हिम्मत नहीं रखते। इसको समझने के लिए स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को ही देख ले। गार्ड और कैदी दोनों ने एक दूसरे को इंसान की बजाय रोल समझना शुरू कर दिया। गार्ड्स को लगा ये लोग सिर्फ कैदी हैं जिन पर हुकूमत करनी है, और कैदी खुद को पावरलेस मान बैठे। धीरे धीरे दोनों तरफ से इंसानियत गायब हो गई। आज भी यही पैटर्न देखने को मिलता है। भीड़ में लोग मास्क या यूनिफॉर्म पहनकर हिंसा कर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनकी असली पहचान छुप गई है। सोशल मीडिया पर लोग अनोनिमस अकाउंट से गालियां बक देते हैं जो आमने सामने कहने की हिम्मत नहीं करते। और समाज में जब किसी को बार बार नीचा दिखाने वाले लेबल दिए जाते हैं तो लोग उन्हें इंसान की बजाय कमतर मानने लगते हैं। भाई, यही सबसे खतरनाक ढलान है। जब इंसानियत का चेहरा मिट जाता है तो इंसान के भीतर का डर और शर्म भी मिट जाती है, और वहीं से शुरू होती है बर्बादी। लेकिन सीख यहां यह है कि अगर तू दूसरों में इंसान को देखना ना छोड़े, अगर तू हर हाल में खुद को याद दिलाता रहे कि सामने वाला भी तेरे जैसा इंसान है, उसके भी जज्बात और दर्द हैं, तो तू उस ढलान पर फिसलने से बच जाएगा। अब जरा सोच, कितनी बार तूने भीड़ में बहकर वो कहा या किया है जो अकेले कभी नहीं करता। यही पहचानना है पहला कदम उस बुराई से बचने का। पांचवां सबक, सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस की असली ताकत। भाई, कभी तूने ये सोचा है कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे सिस्टम भी तेरी सोच और तेरे फैसलों को कंट्रोल करते हैं। जिम्बार्डो कहते हैं, ये सिर्फ बैड पीपल की कहानी नहीं है बल्कि ज्यादातर बार बैड सिस्टम्स की कहानी होती है। सोच ले, एक अकेला इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, वो ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन जब उसके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा हो जाता है, कानून, संस्थाएं, नियम, इनाम, सजा की व्यवस्था, तब वो बुराई समाज का हिस्सा बन जाती है। यही कारण है कि तानाशाही सरकारें, भ्रष्ट कंपनियां और यहां तक कि धार्मिक संस्थाएं भी कभी कभी अच्छे लोगों को गलत काम में धकेल देती हैं। सिस्टम कैसे काम करता है? ये रोल्स और रूल्स सेट करता है, कौन हुकूमत करेगा और कौन मानेगा। ये रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स तय करता है, किसे इनाम मिलेगा और किसे सजा। ये जानकारी को कंट्रोल करता है। लोगों को वही बताया जाता है जो सिस्टम चाहता है, और सबसे खतरनाक, ये जिम्मेदारी को बांट देता है ताकि कोई अकेला गिल्टी न महसूस करे। ये सब धीरे धीरे इंसान को ऐसा बना देते हैं कि उसे लगता है वो कुछ गलत कर ही नहीं रहा, बल्कि वो तो बस रूल फॉलो कर रहा है। यही कारण है कि कॉरपोरेट फ्रॉड्स होते हैं, युद्ध अपराध होते हैं और बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं। भाई, इस किताब की सबसे गहरी सीख यही है, अगर तू सिर्फ बैड एप्पल्स ढूंढने में लगा रहेगा तो असली बीमारी कभी खत्म नहीं होगी। तुझे बैड बैरल्स यानी सिस्टम को बदलना होगा, वरना वही हालात बार बार नए अच्छे लोगों को बुराई की तरफ धकेलते रहेंगे। अब सोच, अगर तू अपनी जिंदगी में हर बार खुद को दोषी मानकर टूटता है तो क्या ये सही है? या फिर तुझे पहचानना चाहिए कि तेरा पूरा माहौल, तेरा सिस्टम ही गलत दिशा में बना हुआ है। अगर तू सिस्टम बदलने की हिम्मत कर ले तो तेरी जिंदगी ही नहीं, पूरे समाज का खेल बदल सकता है। छठा सबक, जब विज्ञान और इंसानियत के बीच खड़ा होता है सवाल, एथिकल कंसिडरेशंस। भाई, स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ दुनिया को इंसान की असली फितरत नहीं दिखाई, बल्कि एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया। क्या किसी इंसान को तोड़कर, उसे दर्द देकर, हम सच में विज्ञान के नाम पर सही कर रहे हैं? जिम्बार्डो खुद मानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ गया। कई पार्टिसिपेंट्स इतने टूट गए कि उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी। कुछ गार्ड इतने क्रूर हो गए कि बाद में खुद को देखकर डर गए।
और तब सवाल उठा, क्या इस दर्द की कीमत पर मिली सीख सच में कीमत चुकाने लायक थी? यही है एथिकल डिलेमा। पार्टिसिपेंट्स को इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना चाहिए, यानी उन्हें साफ बताना चाहिए कि वो किस चीज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्हें कभी भी बीच में एक्सपेरिमेंट छोड़ने की आजादी होनी चाहिए। अगर डिसेप्शन, धोखे से कुछ करवाया जा रहा है तो बाद में पूरी तरह डीब्रीफ करना जरूरी है। सबसे अहम, वैज्ञानिक क्यूरियोसिटी कभी भी इंसानी डिग्निटी से ऊपर नहीं हो सकती। भाई, यही सबक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू होता है। सोच, अगर तू अपने करियर, सक्सेस या एम्बिशन के चक्कर में दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या वो सक्सेस वाकई कीमत चुकाने लायक है? अगर तू किसी दोस्त, किसी सहकर्मी या किसी परिवार वाले को अपने मकसद के लिए एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो तू खुद अपने अंदर का इंसान खो रहा है। इस किताब की ये सीख हमें याद दिलाती है कि प्रोग्रेस और ह्यूमैनिटी का संतुलन जरूरी है, वरना तू दुनिया जीतकर भी खुद को हार जाएगा। 7वां सबक, हालात से लड़ने की ताकत, रेजिस्टेंस और मॉरल करेज। भाई, अब तक तूने देखा कि हालात इंसान को कितना बदल सकते हैं। कोई भीड़ में बह जाता है, कोई रोल में फंसकर क्रूर हो जाता है, कोई सिस्टम के दबाव में झुक जाता है। लेकिन जिम्बार्डो कहते हैं कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंसान चाहे तो हालात के खिलाफ खड़ा भी हो सकता है, और यही असली मोरल करेज है। सोच, तू किसी ऑफिस में है और सब लोग जानते हैं कि बॉस गलत कर रहा है, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अगर तू उस वक्त बोल दे तो शायद सब तुझ पर हंसें या तुझे चुप कराने की कोशिश करें। लेकिन असल में वही हेरोइज्म है, भीड़ के खिलाफ खड़ा होना। जिम्बार्डो इसको कहते हैं हीरोइक इमेजिनेशन। मतलब, अपने दिमाग में पहले से ये कल्पना करना कि अगर कभी तुझ पर दबाव आया, अगर कभी तुझे गलत काम करने को मजबूर किया गया, तो तू कैसे डटकर ना कहेगा। जैसे एथलीट मैदान पर उतरने से पहले हर मूव की प्रैक्टिस करता है, वैसे ही तुझे अपने दिमाग में एथिकल चॉइसेस की रिहर्सल करनी चाहिए। कैसे? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस ला। पहचान कि कब तुझसे कुछ गलत करवाने की कोशिश की जा रही है। सवाल पूछ, अथॉरिटी या भीड़ से डरकर अंधा मत बन। सपोर्टिव लोग ढूंढ जो तुझे सही रास्ते पर खड़ा होने की ताकत दें। और सबसे बड़ा, अपने वैल्यूज याद रख। जो तू अकेले में मानता है, वही तू भीड़ में भी मान। भाई, ये आसान नहीं है। सिचुएशंस बहुत ताकतवर होती हैं, लेकिन हर बार जब कोई इंसान खड़ा होता है तो वो सिर्फ खुद को नहीं बचाता, वो दूसरों के लिए भी एक एग्जाम्पल बनता है। जरा सोच, अगर तुझसे पूछा जाए कि तू विक्टिम बनेगा या हीरो, तो तू क्या चुनेगा? ये चुनाव रोज की छोटी छोटी सिचुएशंस में छिपा है। 8वां सबक, हकीकत की दुनिया में ये खेल कैसे दिखता है, रियल वर्ल्ड पैरेलल्स। भाई, अब तक हमने एक्सपेरिमेंट्स और थियरीज की बातें की, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ लैब और किताबों तक सीमित है? नहीं। जिम्बार्डो कहते हैं कि इंसानियत के सबसे बड़े हादसे, सबसे बड़े घाव इन्हीं साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का नतीजा है। सोच, इराक की जेल अबू ग्रैब का स्कैंडल याद कर। वहां साधारण जवान जो घर पर आम इंसान थे, कैदियों पर अमानवीय अत्याचार करने लगे। क्यों? क्योंकि रोल्स, अथॉरिटी और डिह्यूमनाइजेशन ने उन्हें बदल दिया। वही स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट असल जिंदगी में घट रहा था। अब कॉर्पोरेट दुनिया को देख, बड़े बड़े स्कैम्स कैसे होते हैं। एक अकेला इंसान फ्रॉड नहीं कर सकता, लेकिन जब पूरा सिस्टम उसे जस्टिफाई करने लगे, सब कर रहे हैं, बस यही तरीका है आगे बढ़ने का, तो अच्छे लोग भी गलतियों में फंस जाते हैं। इतिहास उठाकर देख, जेनोसाइड्स और तानाशाही रिजीम्स का राज भी यही है। लोगों को बताया गया कि सामने वाला इंसान कमतर है। धीरे धीरे पूरी जनता ने उसे डिह्यूमनाइज कर दिया, और फिर ऐसे ऐसे अपराध हुए जिन्हें देखकर आज भी दिल कांप जाता है। लेकिन जिम्बार्डो की सीख यही है, ये पैटर्न्स सिर्फ बुराई दिखाने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें जागरूक करने के लिए हैं, ताकि हम सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस को ऐसे डिजाइन करें जहां पावर का दुरुपयोग न हो, जहां इंसानियत की रक्षा हो। भाई, ये सोचना जरूरी है कि अगर प्रिजन, कॉरपोरेशन या पूरा समाज बुराई की तरफ धकेल सकता है, तो वही जगहें अच्छाई की फैक्ट्रियां भी बन सकती हैं। सवाल बस ये है कि हम अपने सिस्टम को किस दिशा में मोड़ते हैं। अब सोच, तू अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किस सिस्टम का हिस्सा है? कॉलेज,
ऑफिस, परिवार, दोस्त, क्या वो तुझे सही दिशा में धकेल रहा है या धीरे धीरे तुझे भीड़ में बहाकर गलत डिसीजंस की ओर ले जा रहा है? की टेकअवेज, वो सीखें जो तेरी जिंदगी बदल सकती हैं भाई। द लूसीफर इफेक्ट सिर्फ बुराई की कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि इंसान किस तरह फिसल सकता है और किस तरह संभल भी सकता है। जिम्बार्डो की रिसर्च हमें चेतावनी देती है कि हालात की ताकत को कभी हल्के में मत लेना, लेकिन साथ ही ये किताब तुझे रास्ता भी देती है कि कैसे तू हालात से ऊपर उठकर सही चुनाव कर सकता है। पहली सीख, हालात किसी को भी बदल सकते हैं। अगर किसी और ने बुरा किया तो ये मत सोच कि वो जन्म से बुरा था। सोच, अगर तू भी उसी माहौल में होता तो शायद तू भी वही करता। ये समझ तुझे हम्बल बनाएगी और सजग भी। दूसरी सीख, रोल्स और अथॉरिटी बहुत ताकतवर हैं। अगर तू किसी पावर पोजीशन में है तो तुझे और ज्यादा जिम्मेदार होना होगा, और अगर तू नीचे है तो तुझे हिम्मत जुटानी होगी गलत आदेशों को ना कहने की। तीसरी सीख, भीड़ और अथॉरिटी का दबाव असली है। अगर सब गलत बोल रहे हैं तो सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, और अगर कोई ऊपर वाला गलत हुक्म दे रहा है तो आंख मुंह कर मान लेना आसान है, लेकिन सही रास्ता चुनना ही असली करेज है। चौथी सीख, जब इंसानियत का चेहरा मिटता है तब बुराई सबसे तेज पनपती है। डिह्यूमनाइजेशन से बचना है तो हर हाल में सामने वाले को इंसान समझना होगा, चाहे वो दुश्मन हो या अजनबी। पांचवी सीख, सिस्टम इंसान से बड़ा होता है। अगर सिस्टम गलत है तो अच्छे लोग भी गलत काम करेंगे, इसलिए सिर्फ लोगों को बदलने से कुछ नहीं होगा, सिस्टम को भी बदलना होगा। छठी सीख, इंसानियत हमेशा विज्ञान से बड़ी है। प्रगति जरूरी है, लेकिन किसी भी हालत में इंसान की गरिमा कुर्बान करके नहीं। सातवीं सीख, हालात से लड़ने के लिए मॉरल करेज चाहिए। हीरोइक इमेजिनेशन विकसित कर, अपने दिमाग को तैयार रख कि अगर कभी तुझसे गलत काम करवाने की कोशिश हुई तो तू ना कह पाए। आठवीं सीख, ये सब बातें सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है। असली जिंदगी में प्रिजन्स, कॉरपोरेशंस, पॉलिटिक्स और यहां तक कि तेरी रोजमर्रा की दुनिया में यही खेल दोहराया जा रहा है। अगर तू जागरूक है तो तू खुद को और दूसरों को इस ढलान से बचा सकता है। भाई, अब सोच, अगर तू इन सीखों को दिल में उतार ले तो क्या तू भीड़ में बहने वाला बनेगा या भीड़ के खिलाफ खड़े होने वाला? क्या तू हालात का शिकार बनेगा या हालात बदलने वाला? भाई, तूने द लूसीफर इफेक्ट की सारी कहानियां और सबक सुन लिए। अब सवाल यह है कि क्या तू इन्हें बस याद रखेगा या इन्हें जिएगा भी? क्योंकि किताबें पढ़कर इंसान नहीं बदलता, इंसान बदलता है जब वो छोटे छोटे कदम रोज अपनी जिंदगी में डालता है। मैं तुझे एक डे बाय डे प्लान दे रहा हूं। अगर तू इसे अगले 30 दिन फॉलो कर ले तो तू देखेगा कि तेरी सोच, तेरे फैसले और तेरा कॉन्फिडेंस एकदम बदल चुका होगा। पहले 7 दिन, अवेयरनेस की नींव। हर दिन रात को 10 मिनट लिख कि आज कौन सी सिचुएशन ने तुझे दबाव में डाला। क्या तूने किसी अथॉरिटी को अंधा मान लिया? क्या तू भीड़ में बह गया? हर बार जब तूने ऐसा किया उसे नोट कर, और अगर तूने रेजिस्ट किया तो खुद को शाबाशी दे। अगले 7 दिन छोटे कदमों की प्रैक्टिस, किसी भी छोटी चीज पर ना कहना सीख। जैसे अगर दोस्त तुझसे ऐसा काम कहें जो तू नहीं करना चाहता तो पोलाइटली मना कर। यह तुझे बड़े हालात में ना कहना सिखाएगा। हर दिन कम से कम एक बार किसी इंसान को उसकी इंसानियत से देख, चाहे वो गार्ड हो, स्वीपर हो या कोई अजनबी। बस एक मुस्कान या एक सम्मानजनक शब्द। दिन 15 से 21, सिस्टम को पहचानना। तेरा ऑफिस, तेरा कॉलेज, तेरे रिश्ते, हर सिस्टम में सोच कौन से रूल्स तुझे सही दिशा में धकेलते हैं और कौन से गलत। हर दिन एक नोट बना कि तू किन सिस्टम्स को बदलना चाहता है और कैसे। दिन 22 से 28, हीरोइक इमेजिनेशन की रिहर्सल। हर दिन अपने दिमाग में इमेजिन कर कि अगर तुझे गलत काम करने को कहा जाए तो तू कैसे रेजिस्ट करेगा। खुद को हीरो की तरह विजुअलाइज कर, जैसे फिल्म में तू वो इंसान है जो भीड़ के खिलाफ खड़ा होता है। आखिरी 2 दिन, एक्शन प्लान लिखना। अब तक जो सीखा है उसे एक A4 पन्ने पर लिख। एक वाक्य में अपना प्रिंसिपल बना, मैं हमेशा हालात से ऊपर उठकर सही रास्ता चुनूंगा। इस पन्ने को अपनी टेबल पर चिपका दे। भाई, अगर तू ये 30 दिन का प्लान फॉलो कर ले तो यकीन मान,
तू सिर्फ सिचुएशंस का शिकार नहीं रहेगा। तू वो इंसान बनेगा जो हालात को पहचानता है, उन्हें बदलता है और दूसरों को भी इंसानियत का रास्ता दिखाता है। यही है द लूसीफर इफेक्ट की असली ताकत। हालात तुझे गिरा सकते हैं, लेकिन अगर तू सजग है तो वही हालात तुझे उठाकर हीरो भी बना सकते हैं। तो आज से शुरू कर। पहला कदम छोटा हो सकता है, लेकिन असर बहुत बड़ा होगा।